भारत की वीरांगनाओं की गाथाएं इतिहास के पन्नों में सुनहरी स्याही से लिखी गई हैं और उन्हीं में से एक नाम है रानी पद्मिनी। एक ऐसी रानी जिसकी सुंदरता पर बादशाह फिदा हो गए और उसके साहस ने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल दी। क्या थी रानी पद्मिनी की असली कहानी? क्या यह सिर्फ एक प्रेम गाथा थी या इसके पीछे छिपे थे राज, रहस्य और बलिदान? जानिए विक्रांत कुमार द्वारा लिखित रानी पद्मिनी की अनसुनी कहानी। रहस्य, रोमांच और शौर्य से भरी एक अद्भुत यात्रा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जहां रानी पद्मिनी अमर हुई थीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। तो चलिए अपने कानों में एयरफोन लगा लीजिए, चलते हैं कहानी की ओर। पुराने जमाने की बात है। एक राजा था, उसके 7 लड़के थे। छठा विवाह हो गया था, 7वां अभी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था कि उसे बड़े जोर से प्यास लगी। उसने इधर उधर तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती दिखाई दी। उसने कहा, भाभी, मुझे एक गिलास पानी दे दो। महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की यह हिम्मत कैसे हुई? भाभी मन ही मन गुस्सा हुई। उन्होंने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ, रानी पद्मिनी को ले आओ। राजकुमार ने यह सुना तो उसका पारा एकदम चढ़ गया और बोला, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा, इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात छोटी थी, लेकिन उसने उग्र रूप धारण कर लिया। रानी पद्मिनी काले कोसों दूर रहती थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता बड़ा दूभर था। जंगल, पहाड़, नदी नाले, समुद्र और न जाने क्या क्या रास्ते में पड़ते थे, किंतु राजकुमार तो संकल्प कर चुका था और वह पत्थर लकीर के समान था। उसने तत्काल वजीर के लड़के को बुलाया और उसे सारी बात बताकर 2 घोड़े तैयार करवाने को कहा। वजीर के लड़के ने उसे बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर राजकुमार अपनी हट पर अड़ा रहा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी पद्मिनी के मैं इस महल में पैर नहीं रखूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते में खाने पीने के लिए सामान की व्यवस्था की गई और राजकुमार तथा वजीर का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप में रहती है, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा है। उनकी किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश असंभव है। वजीर के लड़के ने राजकुमार को एक बार फिर समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में न डाले। किंतु राजकुमार ने कहा, तीर एक बार तरकश से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूंगा। वजीर का लड़का चुप रह गया और दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते दिन ढलने लगा। गोधूली की बेला आई। इसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार कहा, आज की रात इस बाग में बिताकर कल बढ़ के आगे चल पड़ेंगे। बाग का फाटक खुला था और वहां कोई चौकीदार या रक्षक नहीं था। वजीर के लड़के ने उधर निगाह डालकर कहा, मुझे तो यहां कोई खतरा दिखाई देता है। हम लोग यहां न रुककर आगे और कहीं रुकेंगे। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, बड़े डरपोक हो तुम। यहां क्या खतरा हो सकता है? देखते नहीं कितना हरा भरा बाग है। 11 वजीर के लड़के ने कहा, आप माने या न माने, मुझे तो लग रहा है कि यहां कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और अपने घोड़े को फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा वजीर का लड़का भी उसके पीछे पीछे बाग में घुस गया। ज्यों ही वे अंदर पहुंचे कि बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। राजकुमार और वजीर के लड़के को काटो तो खून नहीं, ये क्या हो गया? वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि यहां ठहरना मुनासिब नहीं, पर आप नहीं माने। उसका नतीजा देख लिया। राजकुमार ने कहा, यह सब छोड़ो, अब यह सोचो कि हम क्या करें। वजीर का लड़का बोला, अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़ों को यही पेड़ों से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं। देखे आगे क्या होता है। दोनों ने यही किया।
घोड़े बांधकर वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। अंधकार फैल गया, सन्नाटा छा गया। राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता हुआ कोई चला आ रहा है। तीनों कांप उठे। हवा का वेग रुकते ही वह आकृति नीचे उतरी। उसकी शक्ल देखते ही दोनों को लगा कि वे पेड़ से नीचे गिर पड़ेंगे। वह एक परी थी। उसने नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द देखा। तभी इधर उधर से कई परियां आ गईं। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां छिड़काव किया। वह पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई और वे आंखें गड़ाकर देखने लगे। वे आगे क्या करती हैं? हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ परियां और आ गई। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते देखते उन्होंने ने वे कालीन बिछा दिए। फिर जाने क्या किया कि वह सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो इन दोनों के प्राण मुंह में आ गए। उस रोशनी में कोई भी उन्हें देख सकता था। उस जगमगाहट में उन्हें डरा दिया कि एक ओर से दूध जैसे फव्वारे चलने लगे। पेड़ों की हरियाली अब बड़ी ही मोहक लगने लगी। जब वे दोनों असमंजस में डूबे उस दृश्यावली को देख रहे थे, आसमान से कुछ परियां एक रत्न जड़ित सिंहासन लेकर उतरी और उन्होंने उस सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गई। राजकुमार ने अपनी आंखें मली। कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा था। वजीर का लड़का बार बार अपने को धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी। पर अब क्या हो सकता था? आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर को देखा तो एक उड़न खटोला आ रहा था। यह क्या? राजकुमार फुसफुसाया। वजीर के लड़के ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुपचाप बैठे रहने को संकेत किया। उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा और उसमें से सजी धजी एक परी बाहर आई। वह उन परियों की मुखिया थी। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया और बड़े भाव से सब सिंहासन पर आसीन करा दिया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर मुखिया ने ताली बजाई। एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने शालीनता से कहा, जाओ, उसको लाओ, जो आज्ञा। कहकर वह परी वहां से चल पड़ी और उसी ओर आने लगी जहां पेड़ पर राजकुमार और वजीर का लड़का बैठे था। दोनों की जान सूख गई। वे अपने भाग्य में क्या लिखा कर आए थे कि ऐसे संकट में फंस गए। परी उसी पेड़ के नीचे आई और राजकुमार की ओर इशारा करके कहा, नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर परी ने कहा, जल्दी उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही है। कोई चारा नहीं था। राजकुमार नीचे उतरा और परी के साथ हो लिया। दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी ने सरक कर सिंहासन पर जगह कर दी और कहा, आओ, यहां बैठ जाओ। एन राजकुमार ने उसकी बात सुनी, पर बैठने की हिम्मत न हुई। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं राजगढ़ के राजा का बेटा हूं। तो तुम राजकुमार हो? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा। राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। राजकुमारी ने कहा, देखो, यहां से कोसों दूर हमारा राज्य है। मैं वहां की राजकुमारी हूं। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहां आए, और आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने को संभाला। राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बड़े मधुर शब्दों में बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर मानो बिजली गिर गई हो। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। क्यों? राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा। राजकुमार ने कहा, इसलिए कि मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूं और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजकुमारी ने बड़े तरल भाव कहा, ओह, ये बात है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, पर एक शर्त पर। राजकुमार ने कहा, वह शर्त क्या है? राजकुमारी, पद्मिनी को लेकर तुम यहां आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम सिंहल द्वीप पहुंचोगे कैसे? राजकुमार, क्यों, वहां पहुंचने में क्या दिक्कत है? राजकुमार हैरान होकर 11
तब क्या करेंगे? राजकुमारी, तुम उसकी चिंता न करो। यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूं। तुम जब तक इसे अपने अंगुली में पहने रहोगे, तुम पर किसी का जादू असर नहीं करेगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार, राजकुमारी, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए सिर झुका दिया। रात बीतने वाली थी। राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर चली गई। परियों ने सारा सामान समेटा और वे भी अपनी अपनी दिशा को प्रस्थान कर गई। राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुश खुश वहां आया, जहां वजीर का लड़का बड़ी व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर वजीर के लड़के की जान में जान आई। वह पेड़ से नीचे उतरा। राजकुमार ने उसे आपबीती सुनकर कहा, देखो, कभी कभी बुराई में से भलाई निकल आती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर चल पड़े। जैसे ही फाटक पर आए कि वह खुल गया, दोनों बाहर हो गए। राजकुमार ने चलते चलते कहा, यह तो पहला पड़ाव था, अभी तो न जाने कितने पड़ाव और आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर बोला, यहां से तो हम राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें होशियार रहना चाहिए। वे लोग जादुई बाग से कुछ ही दूर गए होंगे कि आसमान में काले काले बादल घिर गए। खूब जोर की वर्षा होने लगी। वे एक घर में रुक गए। दोनों रात भर के जगह थे। राजकुमार लेट गया और गहरी नींद में सो गया, लेकिन वजीर के लड़के को नींद न आई। वह बैठा रहा। अचानक देखता क्या है कि वजीर के लड़के को नींद नहीं आई। वह बैठा रहा। अचानक देखता क्या है कि बगल के कमरे से एक काला नाग आया। यह उसी का घर था। अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देखकर वह गुस्सा से आग बबूला हो गया। वह बड़े जोर की फे अफकार मारकर राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो बेखबर सो रहा था। वजीर के लड़के ने म्यान से तलवार निकालकर सांप पर वार किया और उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर तलवार से उसे एक कोने में पटक दिया। बाहर अब भी पानी बरस रहा था। वजीर का लड़का उठकर घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाहर का नजारा देखता रहा। सोचने लगा कि बैठे बिठाए राजकुमार ने यह क्या मुसीबत मोल ले ली। अच्छा होगा कि अब भी उसका मन बदल जाए और हम वापस लौट जाएं। पर वह राजकुमार को जानता था। वह बड़ा हट्ठी था। जो सोच लेता था उसे पूरा करके रहता था, और न जाने क्या क्या विचार उसके दिमाग में चक्कर लगाते रहे। पानी थम गया तो उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठ बैठा और बोला, बड़े जोर की नींद आ गई। अगर तुम जगाते नहीं तो मैं घंटों सोता रहता। तभी उसकी निगाह एक ओर पड़े नाक पर गई। वह चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज में बोला, यह क्या? वजीर के लड़के ने सारा हाल बताते हुए कहा, वह तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर सो गया होता तो यह नाक हम दोनों को डस लेता और हमारा सफर यही खत्म हो गया होता। राजकुमार वजीर के लड़के के मुंह से सारी दास्तान सुनकर बोला, मित्र, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। यह याद रखो, हम लोग एक बड़े काम के लिए निकले हैं। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाएगा हमारा बाल बांका नहीं होगा। वजीर के लड़के ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने कमाल संभाली। घोड़ों पर जीन कसी और आगे बढ़ चले। चलते चलते एक तालाब आया। सूरज सिर पर आ गया था। आसमान एकदम साफ हो गया था। वहां वे रुक गए, भोजन किया, थोड़ी देर विश्राम किया, फिर आगे चल दिए। आगे एक बड़ा घना जंगल था। इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। उसमें जंगली जानवर निडर होकर घूमते थे। डाकू छिपे रहते हैं। वहां से निकलना हंसी का खेल नहीं है। जब उन्हें यह जानकारी मिली तो वजीर के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की तरफ देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर निकला था। उसने कहा, अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। दोनों उस जंगल में घुस गए। जैसे बताया था उन्होंने वैसा जंगल पाया। अंधियारी रात का अंधकार फैला था। आगे आगे राजकुमार, पीछे वजीर का लड़का। जानवरों की नाना प्रकार की आवाजें आ रही थीं। पक्षी कलरव कर रहे थे। वे लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें 2 चमकती आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया। खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था। क्षण भर में उन दोनों का खात्मा हो जाने वाला था।
पर मौत सामने आ जाती है तो कायर भी शूर बन जाता है। वजीर के लड़के ने आव न देखा ताव, घोड़े से कूड़ा और तलवार से उस पर बड़े जोर से वार किया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर हमला किया। बाघ वहीं ढेर हो गया। अब तो दोनों ओर भी चौकन्ने हो गए थे। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे, पर वे उतने खूंखार नहीं थे। घोड़ों को देखकर रास्ते से हटते चले गए। वे लोग पल भर को भी नहीं रुके। उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि वे कितना जंगल पार कर चुके हैं। सूरज ने भी वहां हार मान ली थी। उन्हें डर था कहीं रात न हो जाए। रात में जंगली लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली स्वर, नीलगाय, भैंसे, शेर, चीते इधर उधर घूमने लगते हैं, पर वहां तो दिन रात एक सा था। उजाले का कहीं नाम नहीं था। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ, खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। थकान मारे के दोनों पस्त हो रहे थे। वजीर के लड़के ने कहा, अब हम यही कहीं कोई अच्छी सी जगह देखकर ठहर जाए। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेड़ों की एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पास में कुआं था। उसे पानी लेकर स्नान किया, ताजा होकर खाना खाया। वजीर के लड़के ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं, आज की रात में खूब सोऊंगा, आप पहरा देना। राजकुमार बोला, ठीक है। दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए, पर थके होने पर भी वजीर के लड़के की आंख नहीं लगी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। राजकुमार थोड़ी देर चौकीदारी करके जैसे ही बिस्तर पर लेटा कि नींद ने उसे घेर लिया और वह सो गया। वजीर के लड़के ने यह देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया, पर वह क्या कर सकता था। राजकुमार राजा का बेटा था और वह चाकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। इसी के लिए वह उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। आंखें मलते हुए राजकुमार उठा और दिन के उजाले को देखकर कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि न चाहते हुए भी मेरी पलकें भारी हो गई और न जाने मुझे कब नींद आ गई। वजीर के लड़के को उस पर अब क्रोध नहीं, दया आई और कहा, कोई बात नहीं। फिर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को धन्यवाद दो कि कोई घटना नहीं हुई। अनजानी जगह का आखिर क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए। फिर वो तैयार होकर आगे बढ़ चले। चलते चलते काफी समय हो गया। आगे उन्हें एक नगर दिखाई दिया। उसे देखकर वजीर के लड़के का माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था, पर उसे याद था परियों की राजकुमारी ने कि रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ेगी। हो न हो यह वही नगरी है। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकल चले, बस्ती में न जाए वी। राजकुमार ने तुनकर कहा, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं, जैसे तैसे तो एक नगर आया है और तुम कहते हो इससे बचकर निकल चलो। नहीं, यह नहीं होगा। राजकुमार की इच्छा के आगे वजीर का लड़का झुक गया और दोनों ने नगर में प्रवेश किया। नगरी की बनावट और सजावट को देखकर मुग्ध हो गया। बोला, 11 वाह, ऐसी नगरी को देखने के आनंद से तुम वंचित होना चाहते थे। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे कहाँ देखने को मिलते हैं। अपने अपने घोड़ों पर सवार दोनों नगर के भीतर बढ़ते गए। अकस्मात भांति भांति के फूलों और लता से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े पर से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने के घर से एक बुढ़िया दौड़ी आई। राजकुमार से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बुढ़िया का रोना रुका तो वह बोली, मेरे बेटे, तुम कहां चले गए थे? राजकुमार भौचक्का सा रह गया। ये माजरा क्या है? उसने बुढ़िया को अपने बाहों से अपने को छुड़ाने की कोशिश की, पर बुढ़िया ने उसे इतना जकड़ रखा था कि वह अपने को छोड़ा नहीं पाया। बुढ़िया फिर बिलखने लगी। राजकुमार को उस पर दया आ गई। बोला, तुम चाहती क्या हो वी? सिसकते हुए बुढ़िया ने कहा, थोड़ा सी देर को मेरे घर के भीतर चलो। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गया। वजीर के बेटे ने मना किया, पर वह नहीं माना। उसने वजीर के लड़के से कहा, तुम यही रहो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वह बुढ़िया के साथ चल दिया। सामने के घर का दरवाजा खुला था। जो ही वे अंदर घुसे कि दरवाजा बंद हो गया। वजीर के लड़के ने दरवाजे पर जाकर उसे खटखटाया, पर कोई नहीं बोला। उसने मन ही मन कहा,
यह एक नई मुसीबत सिर पर आ गई, पर अब हो क्या सकता था। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन कोई नहीं बोला। हारकर वह अपनी जगह पर बैठ गया और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। घंटों बीत गए, न दरवाजा खुला न राजकुमार आया। घर के भीतर जो हुआ, वजीर का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने देख लिया कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिस पर जादू का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था। उसने घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया। मक्खी सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना यह रूप बना लिया था। असल में वह अपने असली रूप में आ गई और राजकुमार को भी मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। हंसते हुए बोली, बहुत दिनों में तुम जैसा आदमी मिला है। राजकुमार हैरान रह गया। कहाँ गई वह बुढ़िया जो उसे वहां लाई थी? उसकी जगह यह सुंदरी कहां से आ गई? विस्मय से राजकुमार कभी उस युवती को देखता, कभी घर पर इधर उधर निगाह डालता, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजकुमार की यह हालत देखकर युवती जोर से हंस पड़ी और बोली, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करूंगी। आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मैं यहां रुक नहीं सकता। युवती ने कहा, क्यों? राजकुमार ने उसे सारी बात बता दी और बोला, मुझे जल्दी से जल्दी सिंहल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। ठीक है। युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार रानी पद्मिनी के चारों ओर की नाकेबंदी की बात सुन चुका था, फिर भी उसने अनजान बन रहा। क्यों? युवती बोली, पहले तो तुम सिंहल द्वीप पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर किसी तरह पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। युवती करुणा से भरकर बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और एक सफेद बाल देती हूं। काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी और सफेद बाल जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, जो कहोगे वही करेंगे। राजकुमार के खोए प्राण वापस आए। उसने उस युवती का आभार मानना चाहा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वह चुप रहा। युवती बोली, मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। वह क्या? राजकुमार ने उत्सुकता से कहा। युवती ने गंभीर होकर कहा, तुम पद्मिनी को लेकर जब लौटोगे तो मुझे भी साथ ले चलोगे। तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। राजकुमार ने बड़े सहज भाव से कहा। युवती बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, पर आज मैं तुम्हें रोकूंगी। उसे बीच में रोककर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब मुझे जाने दो। युवती बड़ी शरारत भरी आवाज में बोली, मुझे भी साथ ले चलो। फिर युवती ने कहा, मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी। बस आज की रात, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार राजी हो गया। रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हारकर युवती व्यथित नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युवती नव उसे एक डिब्बी में 2 बाल दिए और उसकी अंगूठी लौटा और बोली, जाओ, रास्ता कठिन जरूर है पर सफलता मिलेगी। उसने बड़ा प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। उस एक रात में वजीर के लड़के की जो हालत हो गई थी, उसे वही जानता था। उसे लग रहा था कि अब राजकुमार अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। पर सहसा दरवाजा खुला और राजकुमार बाहर आता दिख पड़ा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसका जी भर गया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे हौसला बढ़ाया और बोला, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छा ही होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई और बोला, मैं तो मानता हूं कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं पर वे दूर हो जाती हैं। वजीर के लड़के ने कहा, आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। उस नगरी से निकलकर अब वे खुले मैदान थे।
इधर उधर खेतों में फसल उग रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। वे लोग चलते गए। रास्ते में खेत खलिहानों के अलावा कहीं कहीं हरे भरे बाग बगीचे मिलते, कहीं नदी नाले, पर उन सबको पार करते हुए निर्विघ्न बढ़ते ही गए। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक साधु बैठे थे। सिर पर बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी, घनी मूछें, भरा पूरा चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वहीं ठहर जाए। उसने अपने साथी से सलाह की तो वह भी राजी हो गया। राजकुमार ने तब साधु के पास जाकर कहा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को यहां ठहर जाए, सवेरे चले जाएंगे। साधु बोले, यह तो आश्रम है, हर कोई यहां रुक सकता है। तुम आराम से ठहरो और जब तक मन करे हमारे साथ रहो। राजकुमार को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने घोड़ों को बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाया। खा पीकर जब बैठे तो साधु महाराज भी वहीं आ गए। बातें होने लगीं। साधु बाबा बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वह बोलते थे ऐसा प्रतीत होता था माना उनके मुख से फूल झड़ रहे हों। उन्होंने पूछा, तुम लोग कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने सारी विस्तार से दे दी और अंत में कहा, बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले। बाबा विह्वल हो गए और बोले, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी। पर वत्स, तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। फिर बोले, पर मेरे यहां से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बाबा उठकर गए। लौटे तो उनके भभूत थी। उसे राजकुमार को सौंपते हुए बोले, इसे संभाल कर रखना और किसी को मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए भभूत ले ली। अब तो धीरे धीरे पद्मिनी की नाकेबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा था। बाबा कह रहे थे, जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम लो। यह जीवन प्रभु ने हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही दिया है। जिनके सामने कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं होता, वे छोटी छोटी चीजों में फंसे रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। बाबा ने भभूत की डिब्बी उसे दी। राजकुमार और वजीर का लड़का उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाबा के मुंह से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास था। उन्होंने कहा, तुम लोग 3-4 दिन यहां विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। थके होंगे तो लड़ोगे कैसे? ताजे होंगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज ही पहुंच जाओगे। राजकुमार को जल्दी थी। उसने ठहरने में आनाकानी की, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात मान ली। समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो गया। वे लोग आश्रम में 4 दिन रहे। इस बीच में बाबा छाया की भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का अनंत भंडार था। उनका लाभ वह इन दोनों को देते रहे। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा, अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वे कृतकृत्य हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। आश्रम से वे बड़े तड़के रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल काफी दूर थी। बिना रुके वे चलते गए। दिन चढ़ाया, सूरज सिर पर आ गया। तब वे एक जलाशय के किनारे रुके, स्नान किया, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ चले। मौसम अच्छा था। मंद मंद पवन बह रही, रास्ता साफ था। पक्षी मस्ती से इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार ने मार्ग दृश्यों को देखकर वजीर के लड़के से कहा, देखो सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य क्षमता नहीं, पवन रुकती नहीं, पक्षियों का कलरव गान हमेशा चलता रहता है। आदमी को इससे सीख लेनी चाहिए। वजीर के लड़के ने देखा कि राजकुमार का मन कुरंग छलांगे भर रहा है। उसने कहा, धरती भी कहां रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। वह रुक जाए तो दुनिया में हाहाकार मच जाए। तुम ठीक कहते हो मित्र, राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। फिर वह चुप होकर चारों ओर फैले आनंद से पुलकित होने लगा। घोड़ों ने भी जैसे स्वामी के मनोभाव जान लिए। उनकी गति भी तीव्र होती गई। दिन ढलने लगा, अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वे बराबर चलते रहे और फिर एक घने वृक्ष के नीचे
रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। वजीर का लड़का तो सो गया, पर उसे नींद नहीं आई। थोड़ी में देखता क्या है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना आकर बैठ गए। उनमें बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने कहा, मैना, कुछ कहो जिससे रात कटे। मैना बोली, आप बीती कहूं या पर बीती कहूं। तोते ने कहा, अरे आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, आज पर बीती कहो। मैना बोली, इस नगर के राजा के एक लड़की है, बड़ी सुंदर है, बड़ी भली है, बड़ी भोली है। तोते ने उसकी बात काटकर शरारत से कहा, तुम जैसी। मैना शर्मा गई, बोली, तुम्हें हर घड़ी मजाक सूझता है। तोते ने कहा, अच्छा अपनी बात कहो। मैना बोली, राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर के वैद्य उसका इलाज कर चुके हैं, पर वह ठीक नहीं होती। बेचारा राजा परेशान है, उसके वही अकेली औलाद है। तोते ने कहा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मैना ने व्यथित स्वर में कहा, हैरानी की बात तो है ही। राजा ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा वह उसी से बेटी का ब्याह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के वैद्य आ रहे हैं, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। राजा निराश हो गया। इतना कहकर मैना की आवाज रुक गई। तोता बोला, राजकुमारी की बीमारी को दूर करने का क्या कोई रास्ता है? मैना ने कहा, रास्ता है। अगर इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे घिस कर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे तो वह रोग से मुक्त हो जाएगी। यह कहकर मैना मौन हो गई और तोता भी कुछ नहीं बोला। पर राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से एक ओर मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि राजकुमारी को जो भी अच्छा कर देगा, राजा उसके साथ राजकुमारी को ब्याह देगा और अपना आधा राज्य दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। वजीर के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वह कहां मानने वाला था। फाटक पर जब चौकीदार ने उसे रोका तो उसने कहा, मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज कर गए हैं, पर मेरी प्यारी बेटी को कोई भी ठीक नहीं कर सका। राजकुमार कुछ नहीं बोला। उसने थोड़ा सा पानी लेकर उसमें जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। होठों पर पानी लगा ही था कि राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने फिर थोड़ा पानी उसके मुंह में डाला तो थोड़ी देर में राजकुमारी ने आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो गया। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपने शर्त के अनुसार राजा ने कहा, अब तुम मेरी बेटी को और आधे राज्य को ग्रहण कर सकते हो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। सुनकर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यही राज करना। सारे नगर में शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान के साथ विदा देते हुए कहा, यहां से 10 कोस दूर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वह तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो वजीर का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सारा समाचार मिल गया था। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहा, इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। न हम उस पेड़ के नीचे ठहरते और न ही यह करिश्मा होता। हमें तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था। राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस पर उन्हें वहीं गुफा मिल गई। उसमें बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली, जिज्ञासा भाव से कहा, कैसे आए हो? राजकुमार ने सारा हाल सुनाकर कहा, राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं।
बाबा बड़ी आत्मीयता से बोले, वत्स, तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार ने कहा, बाबा, काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम करने के लिए है। बाबा की आंखें चमक उठीं और बोले, तुमने ठीक कहा, जो कठिन काम से बचे वह आदमी कैसा। कुछ रुक कर उन्होंने कहा, अब तुम सिंहल द्वीप के पास गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा। वह कैसे करोगे? राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई और बोला, बाबा, जो शक्ति मुझे यहां तक ले आई वही शक्ति इस कठिनाई का रास्ता भी निकालेगी। बाबा ने विभोर होकर कहा, शाबाश वत्स, आदमी तो निमित्त है, काम शक्ति ही कराती है। इतना कहकर बाबा ने खड़ाऊ की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा, इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर रखा और बाबा ने उसकी पीठ ठपठपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। घोड़ों पर सवार होकर जब वे चले तो राजकुमार भाव विह्वल हो रहा था। उसने वजीर के लड़के से कहा, राजा बड़ा उदार था, उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसने चुका दिया। इतनी बड़ी समस्या को सहज ही हल कर दिया। दोनों आगे बढ़े। उनकी अब विशाल सागर को देखने के लिए आतुरता थी, पर सहसा एक चिंता ने राजकुमार को आ घेरा। वह तो खड़ाऊ की मदद से सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा? उसने वजीर के लड़के से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तुम यहीं रुके रहोगे। वजीर का लड़का हतप्रभ हो गया। ये कैसे होगा? अकेला राजकुमार कैसे उस किले को फतह कर सकेगा? जब उसने राजकुमार से अपनी आशंका व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास साधन है। फिर इधर उधर की बातें करते हुए आगे बढ़ते गए। राजकुमार का मन परेशान था। वजीर का लड़का भी भीतर ही भीतर परेशान था। यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो राजा को कैसे मुंह दिखाएगा? राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ रहा था। साथी का दिल बैठा जा रहा था। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई पड़ा। बड़ी बड़ी लहरें उठ उठकर एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। तट पर पहुंचकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और सागर की विशाल जल राशि को देखने लगे। अगले दिन प्रातः प्रस्थान करने का निश्चय किया। बड़े तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। वजीर के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाया और सूर्य की प्रथम किरण के फूटते ही पैरों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। उसके बाद जैसे ही पानी में पैर रखा उसका सारा बदन कांप उठा, लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर तो वह एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। वजीर का लड़का आश्चर्य से देख रहा था कि पानी पर यह इस प्रकार कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीता। समुद्र की छोटी बड़ी मछलियां, दूसरे जीव जंतु आते थे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, कुछ दूर से ही भाग जाते थे। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया, पर समुद्र का अंत उसे दिखाई नहीं देता था। पूरा दिन और पूरी रात उसने चलते चलते बिताई। अगला दिन आया, तब उसे सागर का किनारा दिखाई पड़ा। वहीं था सिंहल द्वीप, जिसमें रानी पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। उस भूमि को देखकर वह रोमांच हो उठा, लेकिन दूर से ही उसने देखा कि काले काले खूंखार राक्षस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी भभूत मुंह डाल ली। अब वह सबको देख सकता था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच पहुंच गया। राक्षस बड़े ही डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उन सबको देखकर सकपका रहा था, हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह पहले शहर का एक चक्कर लगा ले, शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करे। वह शहर में खूब घूमा, पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है। उसके लिए और कुछ सोचना होगा। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि अपने को भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह हरिदूब के कालीन बिछे थे
और रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर महक रहा था। जगह जगह गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे। सड़कें बड़ी साफ सुथरी थीं। गंदगी का कहीं नाम भी नहीं था। राजकुमार यह सब देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था, जैसे वह इंद्रपुरी में पहुंच गया है। वह घूमता रहा, घूमता रहा। अचानक उसे ध्यान आया कि वह अदृश्य तो बन गया है, पर अपने असली रूप में कैसे आएगा। यह सोचकर उसका मन व्यग्र हो उठा। अब वह क्या करे? उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी कि अचानक उसे उन बाबा का ध्यान आया जिन्होंने भभूत की डिबिया दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वह कह रहे थे कि यह ले दूसरी डिबिया, जिसकी भभूत खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिबिया ले ली। बाबा अंतर्धान होते होते कह गए कि दूसरी डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना। यदि लोगों ने देख लिया तो राक्षस तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है इस बारे में सोचा। सोचते सोचते उसने काला और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। उसने आदेश दिया कि पहरे के राक्षसों को खत्म कर दो। फिर देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दिया। इसके पश्चात उसने सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उनके पर उसने कहा, समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज खड़ा हो गया। उनमें हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण थे। आभूषण एक से बढ़कर एक थे। यह सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। लोग अचंभे में रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन उनके सामने सौदागर मौजूद था और उनके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। यह खबर उड़ती उड़ती राजमहल में पहुंची। पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा, उस व्यापारी को हमारे सामने लाओ। तुरंत पद्मिनी के दूत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यही चाहता था। वह पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा। पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार जैसे ही कक्ष में पहुंचा तो देखता ही रह गया। फिर उसने उसका अभिवादन किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वह आसन पर बैठ गया तो पद्मिनी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? राजकुमार एकटक उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं स्वर्ण भूमि से आया हूं। 11 पद्मिनी, वहां क्या करते थे? राजकुमार, जी मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूं। पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, यमहा कैसे आए हो? राजकुमार, सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की परखी और प्रेमी हो। पद्मिनी, तो तुम कुछ आभूषण लाए हो? राजकुमार, जी हां। पद्मिनी, कहां है? राजकुमार ने सहज भाव से कहा, समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है। पद्मिनी ने मुस्कुरा के कहा, तो तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? राजकुमार, अवश्य, मैं तो यहां इसीलिए आया हूं। पद्मिनी, ठीक है, अब तुम जाओ। कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा। उसके साथ कुछ बढ़िया आभूषण ले आना। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा तो ले ली, लेकिन उसके रूप से इतना मोहित हो गया कि अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। वह मुड़ मुड़कर पीछे देखता था। पद्मिनी के मोहपाश में फंसा राजकुमार जब अपने जहाज पर आया तो पद्मिनी उसके आंखों में घूम रही थी। राजकुमार की भूख प्यास नींद सब उड़ गई। तभी देखता क्या है कि खड़ाऊ वाले बाबा उसके सामने खड़े हैं और उसकी ओर देख रहे हैं। और बाबा बोले, क्या तुम अपने उद्देश्य को भूल गए हो? ऐसे जगह देरी करना अच्छा नहीं होता है। कौन जाने क्या मुसीबत सिर पर आ जाए। यह चेतावनी देकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार सिर झटकाकर उठा। उसने अलमारी खोली और उनमें से आभूषण निकाले। उसने ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर पद्मिनी खील उठी। आभूषण चुनने के बाद उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पर कोई भी उसे लेने नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि पद्मिनी उसे भूल गई। शाम को जब वह निराश हो गया था तो बड़े सपाटे से दूत आया और उसे तत्काल रवाना होने को कहा। वह तो सवेरे से ही तैयार बैठा था। राजकुमार दूत के साथ चल दिया। जब वह महल में पहुंचा, पद्मिनी उसका इंतजार कर रही थी। आज वह दूसरे कक्ष में थी, जिसमें चारों ओर शीशे लगे थे। पिछले दिन की तरह पद्मिनी ने और राजकुमार ने
एक दूसरे को अभिवादन किया। राजकुमार ने आभूषण दिखाने शुरू कर दिए। पद्मिनी एक एक आभूषण को हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती कि कैसा लगता है, और जो उसे पसंद आता उसे एक ओर रख देती। कभी कभी वह राजकुमार की भी सलाह लेती। आभूषणों को देखते देखते काफी देर हो गई तो पद्मिनी ने कहा, अब हम कल देखेंगे। बड़े अनमने भाव से राजकुमार ने कहा, आपकी जैसी मर्जी। राजकुमार वहां से अपने जहाज में लौट आया और अगले दिन की तैयारी करने लगा। कल की अपेक्षा आज और भी बढ़िया चीजें निकली। उसे भरोसा था कि पद्मिनी उन्हें अवश्य पसंद करेंगी। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही पद्मिनी का दूत आ गया और दोपहर होने से पहले वह महल पहुंच गया। पद्मिनी इन आभूषणों को देखकर चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से उसने ढेर सारे आभूषण पसंद कर लिए। जब वह उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वे अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों ने अधिकांश एक एक थे। पद्मिनी, यह क्या है? राजकुमार, अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेंगी तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खींचकर कहा, यह तुमने क्यों सोचा? राजकुमार, इसीलिए कि मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति न हो तो एक बार स्वयं जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख ले। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ी। अंत में उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहाज पर जाने के लिए राजी हो गई। इसके बाद राजकुमार पद्मिनी में छुट्टी लेकर अपने जहाज लौट आया। नियत समय पर पद्मिनी जहाज पर आई। वहां आभूषणों का भंडार था। उन्हें देखने में पद्मिनी इतनी लीन हो गई कि वह समय को ही नहीं, अपने को भी भूल गई। काम निबटाकर जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप जाओगी कहां और कैसे? पद्मिनी चकित होकर बोली, क्यों 11 राजकुमार? क्यों क्या? देखती नहीं हो क्या? जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी पहले तो मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज सचमुच चल रहा है। मारे गुस्से के उसका चेहरा तमतमा उठा और बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, पद्मिनी जी, हम सिंहल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी को लेकर जहाज चल पड़ा। पद्मिनी मछली सी तड़फड़ाने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजकुमार ने कहा, घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूं। इसके बाद उसने पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उस कहानी को सुनकर पद्मिनी अब राहत काफी हद तक महसूस कर रही थी और फिर बोली, इसके लिए इतना कपट करने की क्या जरूरत थी? राजकुमार, कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी से आ जाती? पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया, पर जो होना था वह हो चुका था। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक जहाज बड़े जोर जोर से इधर उधर होने लगा। पद्मिनी ने भयभीत होकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता जा रहा था। बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगी। जहाज डगमगाने लगा। किसी आसन्न खतरे की आशंका से वह राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ ठपठपाई और उसे भरोसा दिया कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर हंसकर राजकुमार बोला, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदार अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। राजकुमार उसे दुलारता रहा। तूफान का वेग धीरे धीरे शांत होता गया। पद्मिनी तन मन से बेहद थक गई थी, सो गई। पर राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था? पता चला कि एक तोता और एक मैना आपस में बातें कर रहे हैं। अपनी आदत के अनुसार तोते ने मैना से कुछ कहने को कहा और मैना ने वही बात दोहराई कि वह आप बीती कहे या परबीती। तोता, परबीती। मैना, क्या कहूं, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर 2 बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय। मैना एकदम खामोश हो गई। फिर उसने कहा, इनकी सांसें गिनी चुनी है, बेचारे। तोता, रुक रुक कर क्यों बोलती हो? साफ साफ कहो कि इन्हें क्या होने वाला है। मैना,
सवेरे यह जहाज किनारे लग जाएगा, वन्हा वजीर का लड़का मिल जाएगा। उसने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। इनके ठहरने के कुछ ही देर बाद घर गिर जाएगा, दोनों उसमें दब जाएंगे। तोता: यह तो बड़ा बुरा होगा मैना। अभी इन बेचारों ने दुनिया में देखा ही क्या है, क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है? मैना: है। ये वजीर के लड़के की बात न माने और उस घर में न ठहरे। अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर ये उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोता: उसके बाद तो खैरियत है ना? मैना: कहावत है कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। इनकी मुसीबत यही खत्म नहीं हो जाती, ये जहां ठहरेंगे वहां भी एक मुसीबत इनका पीछा कर रही है। तोते ने अधीर होकर पूछा, वह क्या? मैना: सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपने जूती में पैर डालेगी, उसमें बैठा सांप काट लेगा। तोते के मुंह से निकला, हे भगवान, क्या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? मैना: रास्ता सब चीजों का होता है। यदि कोई सुनता हो तो राजकुमारी से पहले उठे और सांप को मारकर निकाल दे। तोते ने पूछा, वहां से बचने के बाद तो फिर को कोई बाधा नहीं है? मैना: एक बाधा और है। तोता: वह क्या है? मैना: एक बाधा और है। तोता: वह क्या है? मैना: ये दोनों एक उड़न खटोले में बैठेंगे। वह उड़न खटोला ऊपर जाकर खराब हो जाएगा और नीचे आ गिरेगा, उसमें ये दोनों मर जाएंगे। तोता: तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी से बताओ कि इस आफत से बचने का कोई मार्ग है? मैना: अगर कोई सुनता हो तो वह इन्हें उड़न खटोले में न बैठने दे। इन सब बाधाओं से पार जाने पर इनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। राजकुमार मैना की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वह सिहर उठा, पर बचने के उपाय जानकर उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना। सवेरा होने में अब देर नहीं था। दोनों पक्षी उड़ गए। किनारा भी तो अब दूर नहीं था। जब जहाज किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि वजीर का लड़का वहां उपस्थित था। राजकुमार ने पद्मिनी से उसका परिचय कराते हुए कहा, यह मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे दुख सुख में इसने बराबर मेरा साथ दिया। वजीर का लड़का पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। उस दिन वहीं रहने के लिए उसने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा, हमें यहां नहीं ठहरना और कोई भवन देखो। एक वजीर लड़के ने कहा, आपके आने से पहले मैं यहां के सारे भवन देख चुका हूं, यह सबसे अच्छा है। पर राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। वजीर के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार उसे अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वे सो गए। आधी रात के बाद जोर की गड़गड़ाहट की आवाज हुई। वजीर का लड़का उठकर बाहर आया तो देखा पहला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया है। उसने राजकुमार की दूरंदेशी की मन ही मन प्रशंसा की। पद्मिनी तो सो गई, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। भोर होने से पहले देखता क्या है कि एक काला विषैला सांप आया और कुंडली मारकर पद्मिनी के जूती में बैठ गया। राजकुमार तो चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसने तलवार निकालकर सांप के 2 टुकड़े कर डाले और बाहर फेंककर पद्मिनी के उठने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी और उसके चेहरे की कांति लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्कुराकर उसके पास गया और उसके मुलायम बालों का सहलाता रहा। पद्मिनी मन ही मन विभोर हो रही थी कि उसे अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा सुंदर और पराक्रमी व्यक्ति मिल गया। वजीर के लड़के ने आगे की यात्रा उड़न खटोले से करने का विचार किया और एक उड़न खटोला मंगवा भी लिया, लेकिन राजकुमार ने उसमें बैठने से साफ इनकार कर दिया। वजीर के लड़के को बड़ा बुरा लगा। तब राजकुमार ने उसे जहाज में तोता मैना द्वारा की गई बात को बताया। तब वजीर का लड़का समझा। फिर राजकुमार ने वजीर के लड़के को राजगढ़ भेज दिया। वे घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उड़न खटोला धड़ाम से नीचे आ गिरा और उसमें बैठे सब लोगों की जान चली गई। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सच थी। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में चल रहे हैं जिन खड़ाऊ को पहनकर मैंने सागर पार किया था, वे उन्होंने ही दिए थे। पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी
कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। अब उसका भेद खुल गया। बाबा का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। राजकुमार ने कहा, हमें देर भले हो जाए, पर हम रुकेंगे बाबा के आश्रम में ही। अंत में आसमान जब टिमटिमाते तारों से जगमगा उठा, वे आश्रम में पहुंच गए। बाबा कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, तुम लोग बड़ा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। आश्रम में मेहमान एक दिन रहना चाहते थे। बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहां के वातावरण में पद्मिनी का मन इतना रम गया कि जब विदा होने का समय आया तो वह रोने लगी। बाबा का दिल भी भर आया। उन्होंने कहा, पद्मिनी, आश्रम तुम्हारा है, जब जी आए फिर आ जाना। राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊ लौटा दिए और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चले। राजगढ़ अभी दूर, बहुत दूर था। बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोगमुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था कि वह उनकी घोषणा के अनुसार पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले लो। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ समय में राजकुमार और पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा, उनका गदगद हो गया। उन्होंने राजकुमार और पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने उसे लेने से मना कर दिया। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहरकर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हो गया। उनका अगला पड़ाव अब भभूत वाले बाबा के यहां था। मेहमानों का काफिला अब उसी ओर बढ़ रहा था। सभी लोग प्राकृतिक नजारा देखते हुए अब आश्रम के नजदीक पहुंच रहे थे। आश्रम से कुछ दूर वे घोड़ों से उतर गए और पैदल वहां से पहुंचे। बाबा आश्रम के पौधे को पानी दे रहे थे। राजकुमार और उसके साथ एक गौरांग महिला को देखकर समझ गए कि वह पद्मिनी है। एक दूसरी राजकुमारी और थी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने उनका स्वागत किया और अंदर आश्रम में ले गए। आश्रम में वे 3 दिन रहे। उस धर्मालय को छोड़ने को उनका मन नहीं हो रहा था, पर राजगढ़ का मार्ग राजकुमार की राह देख रहा था। बाबा कुछ दूर तक उनके साथ आए और आश्रम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। वे लोग आगे बढ़ते गए। काफी चलने पर जब बस्ती की इमारतें दिखाई देने लगीं तो राजकुमार ने कहा, यह लो, आ गई वह नगरी जहां मैंने एक रात बिताई थी। उसने उसे सारी बात सुना दी। सुनकर पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। यह देखकर राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। नगरी में घुसकर वे सब जादूगरनी के घर पर गए। आज उस घर के बाहर बुढ़िया नहीं, युवती मिली। राजकुमार को देखते ही दौड़कर उसके पास गई। उसका चेहरा खिल रहा था और बोली, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसने पद्मिनी की ओर देखकर कहा, वाह, यही है पद्मिनी जी, आओ बहन, अपने घर में आओ। फिर उस युवती ने उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और फिर सब लोगों ने वहीं रात गुजारी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर युवती ने राजकुमार और पद्मिनी को जगाया। वे उठे और तैयार होकर घर के बाहर आए। युवती ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर उस घर से अंतिम विदा ली और राजकुमार और पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। बड़े आनंद से यात्रा आगे बढ़ती रही। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने घोड़े को रोक दिया, एक छायादार वृक्ष के नीचे डेरा डाला, भोजन किया और थोड़ी देर आराम किया और जंगल से होते हुए चल दिए। जंगल पार हुआ, दिन ढलने को था। राजकुमार को कभी अपना एक और वचन पूरा करना था। वह बाग अधिक दूर नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें बाग का विशाल फाटक दिखाई देने लगा। राजकुमार जैसे ही फाटक पर अंदर गया, फाटक बंद हो गया। लेकिन इस बार राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ के पीछे छिपना नहीं पड़ा। परिया आई, राजकुमार से मिली। फिर राजकुमार ने रानी पद्मिनी का सभी से परिचय कराया। यहां भी राजकुमार 2 दिन रुका और तीसरे दिन परी राजकुमारी को सबके आज्ञा लेकर साथ में लेकर चल दिए। अपने राज को और एक अब राजकुमार अपने राज के सीमा में पहुंच गए थे। वजीर का लड़का पहले पहुंच गया था। उसने राजकुमार के आने से पहले उसने उसके स्वागत की अच्छी से तैयारी कर लिया थी।
राजकुमार जैसे ही अपने महल में पद्मिनी के साथ प्रवेश किया, महल में चारों तरफ बाजे बजने लगे, फूल बरसने लगे, खूब अच्छे से स्वागत किया। राजा आकर राजकुमार को गले लगा लिया और मन ही उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। राजदरबार में राजकुमार का तथा राजकुमारियों का स्वागत महल को देखकर सारी राजकुमारियों को अपने अपने महल क्षण भर के लिए याद आए, जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थीं। छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मिलने जुलने से अवकाश मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखें बहने लगीं। भाभी कुछ कहे उससे पहले ही राजकुमार ने कहा, भाभी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। यदि तुमने मुझे उलाहना न दिया होता तो यह हीरे जैसी राजकुमारियां कैसे मिलती। भाभी के मुंह से बस यही निकला, तुमने पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारियां की गई। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गईं। प्रजा आनंदित हुई, राजा खुशी हुआ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।